वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट 1 का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसका आज हम यूनिट 3 शुरू करेंगे। यूनिट 3 का जो पहला चैप्टर है वो है केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। तो केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति का अध्ययन करने से पहले हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हम केंद्रीय बल किनको कहते हैं, या केंद्रीय बल कौन से बल होते हैं, उनमें किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं। तो हम इसका सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो केंद्रीय बल, यदि किसी बल क्षेत्र में कण पर लगे बल F की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मतलब अगर कोई पार्टिकल है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है और उस फोर्स फील्ड पर, मतलब किसी फोर्स फील्ड में उस पर कोई फोर्स लग रहा है पार्टिकल पर, तो उसके अंदर अगर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती हैं तो वो बल केंद्रीय बल कहलाएगा। अब ये विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है बल F की क्रिया रेखा, यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स सदैव किसी नियत बिंदु से गुजरती हो। इट पासिस थ्रू अ कांस्टेंट पॉइंट। तो अगर ऐसा हो कि जो बल की क्रिया रेखा है, मतलब जहां लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स जिस डायरेक्शन में है, वो हमेशा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से होकर निकले, तो ऐसा बल जो है केंद्रीय बल कहला सकता है। दूसरी उसके अंदर विशेष बात यह होनी चाहिए कि बल का जो परिमाण है, नियत बिंदु जिसे बल क्षेत्र का केंद्र कहते हैं, से कण की दूरी पर निर्भर करता है। यानी बल का जो फॉर्मूला होगा उसके अंदर एक आर फैक्टर होगा, डिस्टेंस का फैक्टर होगा, और वो डिस्टेंस क्या है, कण की केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। यानी बल जिस जगह पर लग रहा है, अगर बल क्षेत्र का जो केंद्र है उसको अगर हम ओरिजिन माने, तो कण उस केंद्र से कितनी दूरी पर बैठा है उसका कोई ना कोई रूप उसके बल के फॉर्मूले में यूज में जरूर आएगा। तो ऐसे इस प्रकार के जो बल होते हैं वो बल हमारे केंद्रीय बल कहलाते हैं। अब ये जो केंद्रीय बल हैं ये हमारे, इनके एग्जाम्पल क्या है पहले हम ये देखते हैं। तो इनका जो एग्जाम्पल है वो हमने ये सब पढ़ रखे हैं। देखिए, आपने गुरुत्वीय बल पढ़ रखा है। गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो F बराबर Gm1m2 अपॉन r², हम ये पढ़ते हैं। कूलम का नियम है, क्या पढ़ते हैं, F बराबर K(Q1Q2) अपॉन r²। तो इसमें देखिए बल का जो परिमाण है वो R पर डिपेंडेंट है। तो अगर R पर डिपेंडेंट है और वो एक कांस्टेंट पॉइंट से गुजरता है तो वो हमेशा केंद्रीय बल या सेंट्रल फोर्स कहलाता है। तो ये दोनों ही बल, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, दोनों ही सेंट्रल फोर्सेस का एग्जाम्पल है। तो अगर हम इनको मैथमेटिकल वे में लिखना चाहें, और हम एक मैथमेटिकली अगर हम लिखने से पहले हम एक चीज अज्यूम कर लें कि जो बल क्षेत्र है, फोर्स फील्ड है, उसका जो सेंटर है उसको हम ओरिजिन माने, तो हम बल जो है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेंट्रल फोर्स को Fr, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, दिस विल बी इक्वल टू Fr इंटू प्लस माइनस r यूनिट वेक्टर। यानी ये r जो है, r कैप जो है वो एक एकांक सदिश है, और ये Fr जो है वो हमारा क्या है, केंद्रीय बल का परिमाण है। केंद्रीय बल का परिमाण है और कण की बल के केंद्र से दूरी r का कोई फलन है। अब मैंने Fr लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फोर्स है इट इज फंक्शन ऑफ r का एक फलन है। तो इस तरीके से हम केंद्रीय बल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज है, प्लस माइनस r कैप लिखा है, यानी प्लस माइनस, ये तो एकांक सदिश तो हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें अगर माइनस r कैप है तो Fr की दिशा
यदि ये एफ आर की दिशा माइनस आर कैप है तो केंद्रीय बल आकर्षण प्रकृति का होगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्स कब होगा, जब आर कैप जो है माइनस आर है, और रिपल्सिव नेचर का कब होगा, जब आर कैप प्लस आर मतलब जब आर कैप पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र की हम तीव्रता की बात करें तो हमारे को मालूम है, हमने तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो पढ़ रखी है gm/r²। ये आपने 11th-12th में जहाँ ग्रेविटेशन का चैप्टर है वहाँ आपने पढ़ा भी होगा, gm/r² विद अ नेगेटिव आर कैप, है ना। ऐसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो kq/r² आर कैप होती है। तो इधर पॉजिटिव साइन आ रहा है और इसमें नेगेटिव, ये अट्रैक्टिव नेचर है। और ये तो हमारे डिपेंड करता है कि आपका चार्ज कैसा है, चार्ज और फोर्स फील्ड जो फोर्स पैदा कर रहा है चार्ज, उन दोनों के बीच का नेचर कैसा है उस पर डिपेंडेंट होता है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो ये हमारा बेसिकली केंद्रीय बल के बारे में है। केंद्रीय बल के बारे में हम एक बार वापस से कर लेते हैं। क्या होते हैं केंद्रीय बल? उन बलों को कहते हैं जिसके अंदर उनका जो फोर्स जो मतलब जो बल का जो लाइन ऑफ एक्शन है या क्रिया रेखा है सदैव एक नियत बिंदु से गुजरती है, और दूसरा उसका जो परिमाण है वो सदैव कण की केंद्र से दूरी, यानी फोर्स फील्ड के केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। किसी ना किसी r², r किसी भी कोई रिलेशनशिप होगी, r से उसका संबंध जरूर होगा। ये है हमारा केंद्रीय बल का है। और केंद्रीय बल का सबसे अच्छे उदाहरण दो हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम इसकी केंद्रीय बल की कुछ प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 लेते हैं और उनका अध्ययन करेंगे और उसको मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे कि ये बातें सही हैं। तो सबसे पहला हम इसके अंदर करेंगे कि केंद्रीय, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, केंद्रीय बल के अंतर्गत प्रत्येक कण की गति सदैव एक ही समतल में होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूव करो, सिद्ध करो कि केंद्रीय बल के अंतर्गत प्रत्येक कण की गति सदैव एक ही समतल में होती है। यानी अगर कोई सेंट्रल फोर्स एक्ट काम कर रहा है तो हर पार्टिकल का जो मोशन है वो एक ही प्लेन में लाई करेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसको प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे? इस प्रूफ के लिए हम वापस से आपकी जो इक्वेशन हमने पहले सपोज करी थी वो ले लेते हैं। ये फोर्स, सेंट्रल फोर्स की इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, इसको हम काम में लेते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम आर वेक्टर से दोनों तरफ सदिश गुणनफल कर देते हैं। तो देखो सदिश गुणनफल कर दिया, आर कैप ने आर वेक्टर क्रॉस एफ आर, और इधर भी एफ आर, तो ये तो मैग्नीट्यूड है तो इसमें तो क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा नहीं, इसके साथ लगेगा। तो क्या हो गया, आर वेक्टर इंटू आर कैप। अब देखो आर वेक्टर है, आर वेक्टर को अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, आर कैप, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आर ही होगा और आर कैप उसका यूनिट वेक्टर होगा। तो आर कैप क्रॉस आर कैप हमारे को मालूम है सिमिलर टाइप के जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो क्या होंगे, वो ए क्रॉस बी क्या होता है हमारा, ए बी साइन थीटा, है ना। तो ए बी साइन थीटा, तो थीटा अगर 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। तो इसलिए ये जो चीज है ये तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट लगाते ही 0 हो गई। तो हमारे क्या हो गया, राइट हैंड साइड जो है वो 0 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी 0। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, ये आ गया आपके पास। अब आपके पास क्या आ गया, आर क्रॉस एफ आर इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है एफ आर क्या है, फोर्स है। फोर्स को हम बाय फॉर्मूला लिख सकते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से, md²r/dt² लिख सकते हैं। तो ये मान मैं यहाँ लगा देती हूँ। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखिए ये आ गया, r क्रॉस m d²r/dt² बराबर 0। m तो हमारा m इज नॉट 0,
सो द अदर थिंग्स शुड बी जीरो। ठीक है, ये जो राशि है इसके अंदर m जीरो नहीं हो सकता है ना, तो इसका मतलब बाकी की राशि जीरो होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं r क्रॉस डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर जीरो। अच्छा, अब हम इसके अंदर इसको हम एक विशेष रूप में लिखेंगे। इसके लिए हम एक बार इसको यहीं छोड़ते हुए एक अलग से काम करते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, r क्रॉस डी आर बाई डी टी का हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं। मान लो आपके पास कोई एक टर्म है r क्रॉस डी आर बाई डी टी और आप उसका डिफ्रेंसिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा, एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, ये यूं ही रह जाएगा, फिर इसका होगा, ये यूं ही रह जाएगा। तो आपके पास पहली टर्म तो आती है डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी, और दूसरी टर्म आती है r क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी तो फिर सिमिलर वेक्टर्स हो गए, पैरेलल होंगे, जीरो हो जाएगा, और ये ऐसा का ऐसा रहेगा। अब ये r क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ये तो ऊपर आपने क्या देखा है, वो तो जीरो के बराबर है, तो यहाँ पर ये वाली जो क्वांटिटी है दिस शुड बी जीरो, ये जीरो बन जाएगी। ये जीरो बन गई, इसका मतलब क्या हो गया, d बाई डी टी ऑफ r क्रॉस डी आर बाई डी टी बराबर जीरो, है ना। अच्छा, अब हम इसको एक कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, r क्रॉस डी आर बाई डी टी को h मान लिया मैंने। ठीक है, कोई कांस्टेंट मान लिया, तो h क्या है, h एक कांस्टेंट वेक्टर है जो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, दिख ही रहा है क्योंकि उसका टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है इट इज जीरो। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये टाइम पर डिपेंडेंट नहीं करती। ठीक है, और साथ ही साथ r क्या है, r एक स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, और dr बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कण के वेग को निर्भर करता है। अच्छा, दोनों जो है वो इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका मतलब, और उनका फर्स्ट डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि r और dr बाई डी टी जो है दोनों एक दूसरे के जो इन दोनों के तल नहीं, r क्रॉस ये जो h वेक्टर है ये क्या हो गया, ये h वेक्टर जो है वो r क्रॉस dr बाई डी टी, तो r क्रॉस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू एच लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, h वेक्टर जो है वो किस प्लेन में लाया करेगा, वो उस प्लेन में लाया करेगा जिस प्लेन में r और डी आर बाई डी टी लाया करते हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्लेन है उसमें लाया करेगा। ठीक है, वो h जो है वो उस तल में स्थित होगा जो कि वो तल किसके लंबवत है, जिस तल में r और dr बाई डी टी स्थित है उस तल के लंबवत तल में h स्थित होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका क्योंकि अब ये चीज कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इन दोनों से बना हुआ जो तल है वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना, नहीं तो अगर वो बदल जाएगा तो h कांस्टेंट कैसे रहेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि r तथा dr बाई डी टी से निर्मित समतल सदैव अपरिवर्तित रहना चाहिए, और अतः कण की गति एक ही समतल में होगी। और इससे क्या प्रूव हो गया, इससे ये प्रूव हो गया जब ये r और dr बाई डी टी चेंज नहीं होंगे, इसका मतलब जो कण की गति है वो एक ही प्लेन में चलती रहेगी। ठीक है, तो ये पहला हमने जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि केंद्रीय बल के अंतर्गत प्रत्येक कण की गति सदैव एक ही समतल में होती है, ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये इसको एक और तरीके से इन्होंने कहा है, उपरोक्त निष्कर्ष कण पर केंद्रीय बल के कारण आरोपित बल आघूर्ण ज्ञात करके भी प्राप्त किया जा सकता है। अब यही सिचुएशन हम दूसरी तरीके से कर सकते हैं कि केंद्रीय बल के कारण जो आरोपित बल आघूर्ण को हम निकालते हैं और उससे भी हम ये चीज सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बल आघूर्ण निकालते हैं टॉर्क। तो टॉर्क आपका क्या होता है, केंद्रीय बल के कारण जो भी टॉर्क है वो क्या होगा, r क्रॉस एफ आर हो जाएगा, है ना। अब एफ आर को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ आर को लिख सकते हैं, वेक्टर है, इसको मैंने मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद ये r क्रॉस और r कैप ये दोनों मिलके जीरो हो गए, तो टो जीरो हो गया।
टो जीरो हो गया, लेकिन टो हमारे को मालूम है टॉर्क जो होता है वो dj बाई dt के बराबर होता है, जहाँ j क्या है, कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम है ना, ये हमने पढ़ रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, dj बाई dt विल बी जीरो। इससे क्या मतलब हो गया, j जो है वो कांस्टेंट हो गया, एंगुलर मोमेंटम बिकम्स कांस्टेंट इफ टॉर्क इज जीरो, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो अतः केंद्रीय बल क्षेत्र में कण का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, यानी उसका अगर केंद्रीय बल क्षेत्र लगा हुआ है तो उसमें कोणीय वेग सदैव संरक्षित रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। लेकिन जे क्या है, जे तो है r क्रॉस p, है ना। जिससे जे अब r क्रॉस p है, इसका मतलब क्या हो गया, जे उस प्लेन में लाई करेगा, उस प्लेन में लाई करेगा जो प्लेन r और p से बने हुए प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। तो j सदैव r के लंबवत होता है। अन्य रूप में स्थिति सदिश r और j r स्थिति सदिश r j के लंबवत तल में रहता है। अब चूंकि j नियत है, अतः वह तल जिसमें स्थिति सदिश r स्थित रहता है वो भी नियत रहता है, अतः कण एक ही तल में गति करता है। तो यानी ये इस j नियत रहता है, उसकी सहायता से हमने फिर ये सिद्ध कर दिया कि केंद्रीय बल के अंतर्गत कण जो है वो सदैव एक ही तल में गति करेगा। ये हमने पहला इसका केंद्रीय बल का जो विशेषता है वो हमने सिद्ध कर दी। अब हम इसके अंदर केंद्रीय बल के अंतर्गत कण के गति के जो समीकरण है उसके क्या घटक होंगे और उसकी संवेग ऊर्जा क्या रहेगी, वो सब चीजें अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे केंद्रीय बल के अंतर्गत कण के गति की समीकरण। तो अब देखिए, आपने जो पढ़ रखा है वो हमने दो प्रकार की पद्धतियां पढ़ रखी हैं। एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जिसमें हम एक्स वाई लेते हैं, दूसरे हमारे होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स जो आर थीटा के 2 डायमेंशंस में आर थीटा के फॉर्म में लेते हैं। हम उन दोनों का ही उपयोग करते हैं। तो एक ही तल में गतिशील कण के गति का समीकरण ध्रुवीय निर्देशांकों में ज्ञात किया जा सकता है। तो कार्टेशियन में हमें पता है तो हम उनको ध्रुवीय निर्देशांकों में यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या अज्यूम करते हैं कि मान लो m द्रव्यमान का कोई एक गतिशील कण है, ठीक है, और उस गतिशील कण के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो हैं एक्स वाई और उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हमने r और थीटा मान लिए हैं, ठीक है। r तो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से उसकी दूरी, और थीटा उसका इंक्लिनेशन, कितने कोण से वो झुका हुआ है एक्स एक्सिस के साथ। तो इस आधार पर यहाँ पे पार्टिकल बैठा हुआ है ना, तो यहाँ पे पार्टिकल बैठा हुआ है, हमने उसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए x, y कार्टेशियन के हिसाब से, और ये r उसका पोजीशन वेक्टर हो गया और ये एंगल हो गया थीटा, है ना। तो इस आधार पर हम इस डायग्राम को देखते हुए x को हम लिख सकते हैं x बराबर r cos थीटा। ये हमने कैसे लिखा, cos थीटा की डेफिनेशन से। cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे कर्ण तो क्या हो गया, r हो गया, और आधार क्या हो गया, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा होगा तो आधार ये हो गया। तो x अपॉन r बराबर cos थीटा, या x बराबर r cos थीटा, और ऐसे ही y बराबर r sin थीटा लिखा जा सकता है। अब हमारे को इसके गति के समीकरण निकालना है। तो गति के समीकरण निकालने के लिए हम पहले तो हमने स्थिति निकाली, फिर हम उसकी सहायता से वेग निकालेंगे और फिर त्वरण निकालेंगे, तभी पूर्ण रूप से गति का अध्ययन हम कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो देखिए करते हैं, dx बाई dt बराबर, पहले r का डिफरेंशिएशन करते हैं, dr बाई dt cos थीटा, फिर cos थीटा का करते हैं माइनस r, ऐसे ही रह जाएगा sin थीटा d थीटा बाई dt। ऐसे ही y वाला करेंगे, dy बाई dt बराबर sin थीटा dr बाई dt प्लस cos थीटा d थीटा बाई dt। ये हो गया। अब इनका t के सापेक्ष पुनः समाकलन कर देते हैं, तो पुनः करेंगे
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आ गया। फिर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले इसका करेंगे तो डी आर बाई डी टी, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, और कॉस थीटा ऐसे ही रह जाएगा। फिर इसके बाद कॉस थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, कुछ इस तरीके से बनेगा। यानी कुल मिला के कहने की बात यह है कि इसमें भी 2 टर्म्स आएंगी डिफरेंशिएशन की, इसमें 3 टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके पास 5 टर्म्स आ जाएंगी। अब 5 टर्म्स में से इसमें हमने यहाँ पे क्या किया है वो ये देखो, 1 2 3 4 ये दोनों ऐड हो गई हैं। ठीक है, तो 2 3 4 5 टर्म्स आ गई। अब इन 5 टर्म्स में से कुछ टर्म्स में तो कॉस थीटा आ रहा है, कुछ में साइन थीटा आ रहा है, तो हम कॉस थीटा वाली टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, साइन थीटा वाली हम साथ में ले लेते हैं। तो ये आप करके भी देख सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्म आ जाएगा, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, तो कॉस थीटा होगा, और ऐसे ही ये वाला जो है वो साइन थीटा हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से जब हम dy बाई डी टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसमें भी कुछ इस प्रकार की टर्म्स आपके पास आ जाएंगी, जिसमें हम साइन थीटा की टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, कॉस थीटा की टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देंगे। तो एक्सेलरेशन जो है वो हमें मालूम है, अगर हम उसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखें तो ए को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, जहाँ ए एक्स और ए वाई जो है उसके एक्स और वाई दिशा में घटक है ना। तो हम देखो, ये डी स्क्वायर एक्स ये केवल एक्स दिशा का त्वरण है और ये केवल वाई दिशा का त्वरण है। दिस इज एक्सेलरेशन अलोंग ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो इसको हम ए एक्स मान सकते हैं, इसको ए वाई मान सकते हैं। तो इस आधार पर ए जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जे डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। दोनों के हम मान रख देते हैं, मान रख के थोड़ा बहुत आपकी टर्म सिंप्लीफाई होंगी, कुछ कट जाएंगी, और ये आपकी टर्म आ गई। ठीक है, तो हमारे पास अल्टीमेटली ये आ गया आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, और सेकेंड टर्म आ गई माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, कुछ इस तरीके की आ गई। इनको सिंपली हमने वैल्यूज रखी है, और कुछ अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो करा है, नहीं तो वैसा का वैसा हमने रख दिया। अब हम एक यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेंगे अलोंग रेडियल डायरेक्शन, त्रिज्यक दिशा में, त्रिज्या की दिशा में जो रेडियल डायरेक्शन होती है उसमें यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेंगे। तो उसमें यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आर कैप जो होती है वो होती है आई कैप कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ठीक है, तो यानी अब आप यहाँ ऊपर वाले में देखो, यहाँ आर कैप लिखा जा सकता है ना। ऐसे ही हम दूसरी चीज और करते हैं, द्विगंशी दिशा में, है ना, एजिमुथल डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको थीटा कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमेशा माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको थीटा कैप लिख सकते हैं। तो अब ये जो इतनी बड़ी सारी आपकी टर्म है उसको हमने क्या करा, पोलर फॉर्म में लिख लिया। तो पोलर फॉर्म में क्या, देखो ये भी पूरा आर का फंक्शन है ना, आर थीटा का फंक्शन है, ये भी आर थीटा का फंक्शन है, लेकिन ये किस वेक्टर के साथ है, आर कैप वेक्टर के साथ है। तो हम इस कंपोनेंट को कह देते हैं ए आर, तो हम लिख देते हैं ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप, लिख लिया। तो अब हमारे पास ये फॉर्म आ गया, ये पोलर फॉर्म में हमने उसको लिख लिया। तो अगर हम इसको पोलर फॉर्म में इस तरीके से हम अगर कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ गया, त्रिज्यक त्वरण जो है रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू तो ये आ गई, और एजिमुथल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ए थीटा उसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, एक चीज और निकाल लेते हैं हम, फोर्स न्यूटन जो है वो हम जानते हैं, फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स हमारा होता है एफ आर इंटू आर कैप, एम इंटू ए के बराबर होता है। अब ए की जगह हम ये वाला जो ऊपर आपने वैल्यू निकाली है वो लिख देते हैं,
है ना। अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आर कैप ही है, राइट हैंड साइड में आर कैप और थीटा कैप दोनों है। तो अगर हम कंपेयर करें तो इधर एफ आर जो है वो किसके बराबर होगा, एम इंटू ए आर के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही ए थीटा है इधर, इधर कुछ नहीं है तो इसको जीरो कह सकते हैं। तो ए थीटा एम ए थीटा किसके बराबर होगा, एम ए थीटा का मान रख दिया बराबर जीरो होगा। तो ये 5 और 6 जो इक्वेशन है ये हमारी किसी भी पार्टिकल की सेंट्रल फोर्स के अंदर उसका मोशन कैसे रहेगी, गति किस प्रकार की रहेगी उसको डिफाइन करती है। इसलिए ये दोनों ही गतिशील कण के गति की समीकरण कहलाती हैं। और किसके अंतर्गत, केंद्रीय बलों के अंतर्गत। These two are equation of motion of a moving particle under central forces। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये हमने क्या निकाली, अब इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से हम एनर्जी और मोमेंटम को भी आगे डिफाइन करेंगे। आज इतना ही करेंगे, धन्यवाद।